हेलो दोस्तों, बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th का जो आज आपका पेपर है दोस्तों, उस पेपर के बारे में। और इस पेपर को देखने के बाद अब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पेपर में बहुत ही फ़ायदा होगा। तो मैं इस पेपर में क्या करूँगा, क्वेश्चन और आंसर दोनों डिस्कस करूँगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो आपको पता ही है कि फ़र्स्ट जो पार्ट होगा आपका दोस्तों 20 नंबर का होगा, सेक्शन नंबर ए। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे। उन 4 क्वेश्चनों में से क्या करना पड़ेगा, आपको सभी क्वेश्चन के आंसर देने पड़ेंगे। और दोनों के दोनों कितने नंबर के होंगे, सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि फादर की उपस्थिति लेखक के देवदार की छाया की भांति क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। मतलब आपने पढ़ा जो था उसमें के अकॉर्डिंग फादर की जो उपस्थिति थी, ठीक है, तो लेखक को देवदार जो पेड़ होता है दोस्तों, उसकी छाया के अकॉर्डिंग लगती थी, उसकी जैसे लगती थी। ऐसा क्यों था, सिद्ध कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो ये रहा दोस्तों आपका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से है देखिए। फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध। देखो बच्चों, समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो लेखक है उसको ना फादर की जो उपस्थिति है वो कैसी लगती थी, देवदार की छाया के अकॉर्डिंग। मतलब अब आपको इसमें ये बताना है कि जो फादर थे वो किस तरीके से, एक तरीके से सहायता करते थे, बस ये बता दो। तो अब क्या बोलोगे, फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत क्या थे, घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। मतलब जो फादर जो थे ना दोस्तों, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वो क्या थे, परिमल का जो फैमिली थी उनके साथ कैसा संबंध था उनका, बहुत ही अच्छा, घनिष्ठ मतलब अच्छा था। और परिवार के जैसा संबंध था। वे उम्र में क्या थे, बड़े थे, इसीलिए क्या करते थे, सभी को आशीर्वाद देते थे। अगर हमारा क्या था मन, मतलब हमारा मतलब लेखक का मन क्या होता था दोस्तों, दुखी होता था, तो उस समय भी वो क्या करते थे, सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह से शांति और सुकून मिलता है। मतलब अगर कोई हमारी हेल्प करेगा, हमें कोई समझाएगा तो हमें क्या लगेगा, हमें अच्छा लगेगा। तो उसी तरीके से उनके मन को शांति और सुकून मिलता था। जैसे कि एक थके हारे जो मतलब थक जाते हैं हम, और उस समय हमें किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, जैसे कि देवदार के पेड़ होता है, उसके नीचे हम बैठते हैं तो शीतल छाया में मिलता है। इसलिए उनकी उपस्थिति कैसे लगती थी, देवदार की छाया सी लगती थी। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को रोक के पढ़ लीजिए आप। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है दोस्तों कि मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की जो छवि उभरती है उसका वर्णन कीजिए। मतलब देखा जाए एक तरीके से तो पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो क्या कह रहा है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मतलब आपके पास एक चैप्टर है, उसके अंदर जो फादर कामिल थे उनका क्या छवि है, उनका क्या नेचर है, आपको वो बताना है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए इसका क्वेश्चन, देखो पहले एक बारी मैं बोल दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और उसके बाद क्या करना है, वीडियो को रोक करके आपको खुद पढ़ना है, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में आपको ज़रूर याद रहे। तो फादर कामिल बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। मतलब वह कैसे व्यक्ति लगते थे, एक तरीके से सन्यासी व्यक्ति के जैसे लगते थे, पहली बात। दूसरी बात आप क्या बताओगे, उनका शरीर क्या था दोस्तों, एक तरीके से उनका शरीर इकाइयों के सफ़ेद चोंगों में ढका रहता था। ठीक है, क्या बोलोगे दोस्तों, उनका शरीर क्या था, एक तरीके से सफ़ेद चोंगों में ढका रहता था। दूसरी उसकी व्यक्तित्व है। तीसरा क्या बोलोगे, उनका रंग गोरा था चेहरे पे सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी। मतलब रंग उनका साफ था, और फेस कैसा था, उनकी दाढ़ी जो थी वो एक तरीके से भूरे रंग की थी। आंखें नीली थी, और वे इतने मिलनसार थे, इतने मतलब मिलने वाले व्यक्ति थे, जिससे भी एक बार मिलते थे उनके संबंध बन जाते थे। मतलब क्या हो दोस्तों, वो सभी के साथ एक तरीके से मिल के रहते थे और सालों साल निभाया करते थे। क्या चीज़ निभाया करते थे, अगर उनके साथ किसी का कोई मेल मिलाप होता है तो यानी कि उनकी दोस्ती सालों तक चलती थी। ठीक है, वे परिवार के जलसों में पुरोहित और बड़े भाई की तरह उपस्थित होते थे। मतलब अगर उनके परिवार में कोई भी फेस्टिवल होता था, कोई भी क्या होता था दोस्तों, जलसा होता था, कोई भी अगर त्यौहार मनाया जाता था, तो वो कैसे उपस्थित होते थे, एक तरीके से पंडित की तरह मान सकते हो, या पुरोहित की तरह, या फिर कह सकते हो जो बड़े भाई होते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबकी हेल्प करते हैं, उस तरीके से वो उपस्थित होते थे। और हाँ, उससे क्या होता था, उनके मन को अभिभूत शांति मिलती थी। ठीक है, और उस समय उनकी जो छवि थी, एक तरीके से कैसी छवि थी, देवदार के विशाल बड़े वृक्ष की जैसी होती थी, जो कि क्या करता है, एक तरीके से सबकी हेल्प करता है, ठंडा वातावरण प्रोवाइड कराता है। ठीक है बेटा, अब इसका आंसर आप पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों
कि लेखक को नवाब साहब के किन हावों भावों से महसूस हुआ कि वह उनसे बातचीत करने के लिए इतनी भी उत्सुक नहीं है। क्या बोलोगे दोस्तों? लेखक को नवाब साहब के किन भावों से, किन एक तरीके से एक्शन से लगा कि वह उनसे बातचीत करने के लिए उत्साहित नहीं है। मतलब जो एक चैप्टर आपके पास, तो उसमें लेखक को किस तरह से पता चलता है कि जो नवाब साहब है वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो देखिए इसका आंसर क्या बोलिएगा दोस्तों। देखिए इसका सॉल्यूशन कहता है, नवाब साहब के चिंतन में व्यवधान पड़ा जिससे उनके चेहरे पर क्या हुआ, व्यवधान उभर आया। मतलब जब नवाब साहब क्या करते, एक तरीके से चिंतन करते, कुछ सोच विचार में पड़े हुए थे, उस समय क्या हुआ, उन्हें एक तरीके से डिस्टर्ब किया गया और किससे क्या क्या हुआ, उनके चेहरे पे साफ एक तरीके से वह झलकने लगा था, पहली बात। दूसरी बात, उनका वो बात करने का मन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नवाब साहब की आंखों में क्या था, एक तरीके से असंतोष उभर आया था, यानी कि उनकी आंखों में क्या हो गया, एक तरीके से गुस्सा आ गया था, कह सकते हो। मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, इस टाइप का। तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हो दोस्तों, उन्होंने लेखक से बात करने की पहल नहीं की थी। पहली बात तो वो चाहते ही नहीं थे कि मैं लेखक से बात करूं। लेखक खुद चाहता था ना कि मुझसे क्या तरीके से नवाब साहब बात करें, परंतु नवाब साहब ने तो कोई चाहा ही नहीं था। जब नवाब साहब नहीं चाहेंगे तो डायरेक्टली समझ जाओ। अगला पॉइंट है इसमें, लेखक की ओर देखने के बजाय खिड़की से बाहर देखते रहे। दूसरी बात क्या हुआ, जब लेखक ने उनसे बात करने की कोशिश करी तो नवाब साहब ने क्या करा, उनको ना देखते हुए खिड़की की बाहर की तरफ देखा। आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें हमेशा उसके नज़रों पे ध्यान देना चाहिए, उससे फेस टू फेस मिलके सामने बातें करनी चाहिए। नहीं कि अगर वो हमें देख रहे हैं और हम कहीं और देख रहे हैं तो इससे क्या होता है, सामने वाले को ऐसा लगता है कि वो आप उनसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो एक तो ये रीज़न था। और कैसे कह सकते हो, कुछ देर बाद वह डिब्बे की उपस्थिति को देखने लगे। मतलब जब वह बात करता लेखक उनसे, तो उस समय लेखक से बातचीत ना करके उनका ध्यान कहाँ चला गया, डिब्बे की पोजीशन की तरफ चला गया। ठीक है, तो इन बातों को देख करके हम कह सकते हैं कि नवाब साहब जो थे, एक तरीके से वह बातचीत करने के इच्छुक नहीं थे, वह बातचीत करना नहीं चाहते थे। और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है बेटा कि बिना आपके पास कोई विचार भी नहीं है, ठीक है, कोई घटना भी नहीं है, कोई पात्र भी नहीं है, फिर भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल ने जो आपको एक कहानी बताई दोस्तों, उसके अकॉर्डिंग क्या आप उनके विचार से सहमत है, आपको बताना है। तो इसमें आप कुछ भी लिखोगे तो ज़रूर मिलेगा, फिर भी आपको कैसे लिखना पड़ेगा, जो पार्ट है दोस्तों उससे रिलेटेड लिखना है। जो कि यशपाल जो है उनके पार्ट में जो भी चीज़ें बताई गई तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर आप लिखोगे तो आपको टीचर पूरे नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप समझ ही चुके हैं कि इस चैप्टर क्या करना है। इस क्वेश्चन में यशपाल से रिलेटेड जो भी बातें लिखोगे सब सही होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें क्या कहता है दोस्तों, इसमें आपके पास क्या है, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आपके पास 4 क्वेश्चन है। मतलब आप कह सकते हो आपके पास चॉप्स, एक क्वेश्चन में ऑप्शन आप कोई सा भी कर सकते हो। और तीनों क्वेश्चन दोस्तों याद रखना आपको 2-2 नंबर के, बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करना है क्योंकि पूरे नंबर यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, कहता है इसमें कि कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, ऐसा क्यों होता है। मतलब समझना मेरी बात को, जो आपने एक चैप्टर पढ़ा था एक तरीके से, तो उसमें बताया गया था कि कभी जो है वो चाहता है कि फुहार भी नहीं होना चाहिए, रिमझिम भी नहीं होना चाहिए, या फिर बरसना भी नहीं चाहिए, बट गरजने के लिए कहता है। ऐसा क्यों, वो भी किससे कहता है दोस्तों, बादल से। ऐसा क्यों, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो देखिए उसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसके अंदर 2 बातें छिपी हुई हैं। कहने के लिए तो ये एक तरीके से बादल की बात कर रहा है, बट कवि इसके माध्यम से क्या चाहता है, लोगों के अंदर एक तरीके से ना क्रांति लाना चाहता है। तो क्रांति कैसे आती है दोस्तों, शांति से कभी नहीं आती। क्रांति लाने के लिए जुनून जगाना पड़ता है। तो उसी तरीके से क्या चाहता है कवि कहता है दोस्तों कि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति लाना चाहता है और बदलाव लाना चाहता है। वह बादलों से गरजने के लिए कहता है क्योंकि एक और बादलों की गर्जन की उत्साह समाया है, तो दूसरी ओर उसका उद्देश्य लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना है। मतलब जो जनता है, जो लोग हैं, उनके मन में क्या चाहता है, एक तरीके से उत्साह आए, खुशी आए। और जब खुशी का माहौल होता है दोस्तों, तो कोई नहीं देखता जाति को, कोई नहीं देखता प्रजाति को, सबके सब मिलना चाहते हैं और सभी मिलकर के क्या कहते हैं, चाहते हैं दोस्तों खुशी मनाना। और जब बादल गरजेगा तो सब एक तरफ, सबका ध्यान एक तरफ होगा और ऐसे में क्या हुआ, पक्का उनके मन में क्रांति आएगी। ठीक है दोस्तों, उत्साह का संचार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे। गाइस आपसे एक गुजारिश है, अगर आपने ये वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी कर देना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है उत्साह कविता के आधार पर, मतलब जो कविता है उत्साह, उस कविता के आधार पर बादल आने से पूर्व प्राणियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। मतलब जब उत्साह जो कविता है उसके आधार पर आपको ये बताना है कि जो बादल आते हैं उससे पहले क्या होता है, जितने भी प्राणी होते हैं दोस्तों उनकी मनोदशा क्या होती है, आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आप अभी के आज के मौसम के अकॉर्डिंग भी कह सकते हो। आप देख रहे हो कि नॉर्मली दिल्ली या फिर उत्तर भारत जो भी दोस्तों है, वहाँ का तापमान क्या है, लगभग हर एक राज्य में कह सकते हो 35 डिग्री से ऊपर 45 के आसपास पहुँच रहा है, कहीं में 50 के आस भी पहुँच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, आसमान में बादल नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो दोस्तों, जब बादल नहीं आता तो क्या होता है, गर्मी अपने चरम सीमा पे होती है। बस वही वाली बात इसमें लिखनी है। तो देखिए ध्यान से, जब तक आसमान में बादलों का आगमन नहीं होता, आगमन का मतलब है दोस्तों आना, जब तक आसमान में बादलें नहीं आती हैं तब गर्मी अपने चरम सीमा पे होती है। चरम का मतलब तो बहुत ज़्यादा जो गर्मी हो सकती है उस पोजीशन पे होती है। इससे लोग बेचैन, परेशान और उदास होते हैं, उन्हें कहीं भी चैन नहीं आता है। क्योंकि आप देख सकते हो दोस्तों, इतनी गर्मी उन्हें कहीं भी चैन नहीं आ रहा। बट जैसे ही अगर बरसात होगी फिर क्या होगा, अपने आप जानते हो मौसम ठंडा हो जाएगा। और बरसात आने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, बादल चाहिए। तो गर्मी ने उनका जीना क्या कर रखा है, दूभर कर रखा है, दुश्वार कर रखा है। उनका मन कहीं भी नहीं लगता, किनका, सभी लोगों का। तो यह सब क्या है, एक तरीके से दोस्तों बादल के आने से पहले क्या मौसम है। और इसी मौसम में क्या हो रहा है दोस्तों, ये सब क्या है, प्राणियों की, जितने भी लोग हैं, जनता है, आम इंसान है, जीवन है, सब कुछ जिसके अंदर भी जीवन है, सबकी मनोदशा क्या है, लगभग ऐसा ही है। वो सभी आसमान की तरफ देखते हैं और एक बार चाहते हैं कि बादल बरस जाए। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बेटा। तो आपने पढ़ा था एक कविता का नाम क्या है दोस्तों, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो क्या कहता है गाइस, इसमें आपने जो एक कविता पढ़ी थी अट नहीं रही है, इसमें फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। क्या करना है, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, इसका सॉल्यूशन यहाँ से है, समझना आपको। फागुन का सौंदर्य अन्य वस्तुओं और महीनों से बढ़कर होता है। हम क्या कह सकते हैं, जो फागुन का महीना होता है एक तरीके से वह अन्य ऋतुओं से और महीनों से क्या होता है, बढ़कर होता है। क्योंकि इस महीने में क्या होता है, चारों ओर क्या होती है दोस्तों, हरियाली आ जाती है। क्या होती है, हरियाली आ जाती है। खेतों में कुछ फसलें क्या होती है, पकने को तैयार हो जाती हैं। और जब फसलें पकती हैं तो क्या होता है, किसान के मन में खुशी होती है, क्योंकि जिसके लिए उसने पूरे साल एक तरीके से पूरे सीजन में मेहनत करी है। सरसों के पीले फल क्या होते हैं, एक तरीके से फूलों पीले जो फूल होते हैं दोस्तों, उसकी चादर बिछ जाती हैं। लताएँ कह सकते हो, डालियाँ कह सकते हो, रंग बिरंगों से क्या होता है, सज जाती हैं। मतलब जैसे ही क्या होता है दोस्तों, फागुन का महीना आता है तो इसमें क्या होता है, हर एक जगह हरियाली आ जाती है, फसलें पकने लगती हैं। सरसों की जो पीले फूल होते हैं वो चारों तरफ लहराने लगते हैं। कलियाँ होती है, जितनी भी डालियाँ हैं, लताएँ हैं, सबके सब क्या होता है, एक तरीके से रंग बिरंगे फूलों से सज जाते हैं। और जब सब कुछ नेचर में तुमने देखा है, जब तुम्हारी ज़िंदगी में भी रंग बिरंगे होते हैं तो तुम्हारी ज़िंदगी भी क्या होती है, एक तरीके से उल्लासमय होती है, खुशियों भरा होता है। तो प्राणियों का मन क्या होता है, उल्लासमय हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस महीने प्राकृतिक सौंदर्य झलक उठता है। मतलब जो प्राकृतिक जो सौंदर्य, नेचर जो है वो अपने रंग में आ जाती है और बहुत ही सुंदर लगती है। ठीक है बच्चे, ये किसका क्वेश्चन था दोस्तों, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन में उमड़े प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चे। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। आपने जो एक कविता पढ़ी थी, कहानी पढ़ी थी दोस्तों, माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की तो होना चाहिए पर लड़की के जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने आज के वर्तमान समय में देखा हुआ कि किस तरीके से लड़कियों को किस नज़रों से देखा जाता है, किस तरीके से लड़कियों के साथ व्यवहार किया जाता है। लगभग कुछ ऐसी बातें लिखनी जिससे कि आपका सॉल्यूशन में पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, ये आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर है कि आप कितना समझ है आपके अंदर। अब बात करेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की। और यहाँ पर क्या है, एक तरीके से 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन करने हैं, आपके पास चॉइस है 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन करेंगे हम, क्या आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। जो आपने एक कविता कहानी पढ़ी है दोस्तों, जिसके अंदर भोलेनाथ की बात की है और उनके साथियों की बात की है। तो भोलेनाथ जैसे ही अपने साथियों को देखता है तो सिसकना क्यों भूल जाता है। तो आप खुद समझदार हो दोस्तों,
समझदार हो कि जब भी किसी का कोई फ्रेंड आता है तो उससे पहली बात तो डर का माहौल अपने आप ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे साथ कोई तो है। तो इस कहानी में भी कुछ कुछ इसी तरीके की बातें हैं। तो देखिए दोस्तों, शिशु अपने स्वाभाविक आदत के अनुसार अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने में रुचि लेता है। आपने देखा होगा जितने बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब कभी खेलने जाते हैं तो किन के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपनी हाइट के साथ, अपने एज के साथ। ये थोड़ी है कि एक बहुत बड़ा प्लेयर है हाइट में और हर एक चीज़ में और वो उनके साथ खेलना चाहेगा, नहीं खेलेगा, क्योंकि उसे पता है वो हम वहाँ पे हार जाएगा, उनके साथ वो कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, हर एक बच्चा क्या चाहता है, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता है। ठीक है, और कहता है क्या, उनके साथ खेलना चाहता है, अपनी उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है, अपने उम्र के साथ जिस रुचि से खेलता है वह रुचि बड़ों के साथ नहीं, मतलब अपने उम्र के साथ जैसे वो बड़े, मतलब बिना किसी रंग के, बिना किसी ढंग के, कह सकते हो क्या, खुशी, बस उसे खेलने का मन है तो खेलना ही है। ये नहीं देखता कि कौन बड़ा उस समय कैसा खेल रहा है, पर अपनी उम्र के लोगों होना चाहिए। बट वहीं बात करें बड़ों के साथ तो उस तरीके से नहीं होता, उसको वहाँ पर डर का माहौल होता है। तो दूसरा कारण क्या कह सकते हो दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारण भी है कि बच्चे अपने साथियों के बीच रोने से या हीनता का अनुभव करते हैं। उन्हें लगता है कि यार मैं अगर अपने दोस्तों के बीच रहूँगा और रोऊंगा तो क्या उन्हें शर्म सी फील होती है, इसलिए वह ऐसा नहीं करते। यही कारण है कि भोलानाथ अपने साथियों को देखकर रोना भूल जाता है। तो दो बच्चे क्या, वो दो क्वेश्चन क्या, वो 2 पॉइंट क्या बोलोगे। पहला पॉइंट ये बोलोगे कि अपने उम्र के साथ सभी बच्चे क्या होते हैं, सारी दुखों को भूल जाते हैं। दूसरा, अपने साथियों के आने पर क्या होता है, उनके सामने कई बार कोई बच्चा रोना पसंद नहीं करता क्योंकि उसे बेइज्जती फील होती है। अब बात करेंगे बच्चे अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन है कि सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता भेदवासी दिखाई देती है वह उसकी किस मानसिकता को दर्शाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो गाइस, ये कई पेपरों में आता है, तो प्लीज़ इसे स्टार बना के सुन लीजिए दोबारा से। सरकारी तंत्र में जब जॉर्ज पंचम की नाक लगाई जाती है तो इसको लेकर क्या होता है, चिंता बहुत दिखाई जाती है। तो ऐसा किस मानसिकता को दर्शाता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। तो दोस्तों मैं तो कहूँगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को रुक के खुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है और समझ में भी जब ही आता है दोस्तों जब हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, यहाँ से करते हैं। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर चिंता और बदहवासी दिखाई देती है क्योंकि उससे उनकी गुलाम मानसिकता का बोध होता है। मतलब कि दिखाई देता है कि वह एक तरीके से गुलाम है। इससे पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। आज़ाद होकर भी क्या है, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है जिससे भारत को गुलाम बनाया है। मतलब जॉर्ज पंचम के नाक लगाने का मतलब उन्हें क्या लगता है, एक तरीके से हम अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। उन्हें क्या लगता है, रियल में होगा ही ऐसा एक तरीके से, क्योंकि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। जिसने क्या करा है, भारत को एक तरीके से गुलाम बनाया है और अपमानित किया था। वे नहीं चाहते थे कि जॉर्ज पंचम जैसे लोगों को कारनामे के उजागर करने में नाराज़गी प्रकट करे। वे अपने आप भी सम्मान देकर अपनी गुलामी का मोहर लगाए रखना चाहते थे। और इस पाठ में अतिथि देवो भव की परंपरा का भी प्रशंसा चिन्ह लगाए। मतलब हम बात करें इस पाठ के दोस्तों, इसमें बताया गया कि अतिथि देवो भव को हमेशा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अतिथि का सम्मान तो ठीक है, परंतु जब उसे सम्मान की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। अपने सम्मान की मतलब अगर हम उन्हें एक तरीके से सम्मान कर रहे हैं और साथ में अपना सम्मान खो रहे हैं, तो ऐसे मित्रों को, ऐसे दोस्तों को, ऐसे अतिथि को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अपनी भी कोई एक इज्जत है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सॉल्यूशन है, बड़े ध्यान से पढ़ लेना। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की, जो कि इस वीडियो का लगभग अंतिम क्वेश्चन होगा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है, गंतोक को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। गंतोक को या गंगकोटक को एक तरीके से मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोस्तों, लेखिका ने महसूस किया है कि गंतोक शहर के लोग बहुत ही मेहनती है, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, वह खूब मेहनत करते हैं। मतलब लेखिका को लगता है कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं, चाहे वह पुरुष हो या महिला हो। दुर्गम पहाड़ियों के बीच उन्होंने सुंदर शहर बसाया है। उन्होंने क्या करा, एक तरीके से ऐसे पहाड़ों के बीच शहर को बसाया है जो क्या है, बहुत ही दुर्गम है, जहाँ से कुछ भी काम करना आसान नहीं है। जिसका परिणाम यह होता है दोस्तों एक तरीके से कि गंगकोट शहर की भव्यता का मतलब है दोस्तों भव्य मतलब बहुत बड़ा, सुंदर,
इस तरीके का क्या होता है, इनका प्रमाण है कि लेखिका उनके श्रम शक्ति को देखकर मुग्ध हो जाती है। लेखिका को क्या लगता है, जो उनको काम करने का तरीका उसको देख कर के एक तरीके से उनके अंदर खो जाती हैं। ठीक है बच्चे, तो दोस्तों अब बात करते हैं खंड ख की सेक्शन बी की, जो कि 20 नंबर का है, रचनात्मक है। तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक तरीके से कुछ में अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट में क्या कह रहा है, किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो कितना आसान है। देखिए हमारा प्यारा देश, यानी हमारा प्यारा देश जो है भारत के बारे में आपको लिखना है कि भौगोलिक स्थिति कैसी है, इंडिया के चारों तरफ क्या क्या चीज़ें हैं, हिंदू पाकिस्तान है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये सब बताना है। प्राकृतिक सौंदर्य बताना है कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बात करें, और गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर के हम सिक्किम तक की बात कर सकते हैं दोस्तों, असम तक की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, अलग अलग मौसम पाए, तो ये हमारी क्या सुंदरता है। विविधता में एकता, मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं जाता, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। तो ये सब आपको लिखना है। और हमारी प्राचीन संस्कृति क्या है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत प्राचीन है। अत्यंत प्राचीन का मतलब सैकड़ों हज़ारों साल पुरानी हमारे देश की संस्कृति है, ये इसके बारे में लिखना है आपको। दूसरा क्या लिख सकते हो, कोरोना वायरस के बारे में लिख सकते हो कि शिक्षा का स्वरूप किस तरह से बदल गया है, नए शिक्षा के स्वरूप आए हैं, ऑनलाइन की व्यवस्था की गई है, तकनीकी माध्यमों की उपयोगिता बढ़ी है। उपयोगिता का मतलब उन्होंने अच्छा काम शुरू किया है, प्रभाव भी पड़े हैं इसके और परिणाम भी। प्रभाव क्या है, कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है बेटा। और तीसरा क्या है हमारे पास चॉइस, ना निराश हो नर हो ना निराश हो मन को। ये पॉइंट ही गलत लिखा है दोस्तों, फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, अगर आपको समझ में आना चाहिए टॉपिक क्या होता है, क्योंकि ये 5 नंबर का तो बड़े ध्यान से करना गाइस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की 5वें की। कोरोना नियमों की अवहेलना करते हुए स्थानीय प्रशासन अधिकारी को पत्र लिखना है। मतलब कोरोना नियमों के जो यहाँ पे एक होता है उल्लंघन करना, एक होता है अवहेलना करना, मतलब जो नहीं मानते हैं उसकी शिकायत करते हुए क्या लिखना है, जो आपका प्रशासनिक अधिकारी मतलब जो प्रशासन में है उसको एक पत्र लिखना है, बताना है कि किस तरीके से लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वह सम्मान नहीं करते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ठीक है। और इसके ऑप्शन में एक और पत्र क्या है दोस्तों, ऑनलाइन कक्षा में आ रही कठिनाइयों को बताते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखना है। तो पिताजी को पत्र लिखना है दोस्तों, तो ध्यान से करना। किस तरह अपने पापा को बोलेंगे, प्रिय पिताजी नमस्कार, मैं ठीक हूँ, आप भी आशा करता हूँ अच्छे होंगे, विषय लिखोगे, सही सब कुछ आपको एक एक करके लिखना है। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों, क्या 6ठा क्वेश्चन, ये 2.5 नंबर के यहाँ पे। तो इसमें आपको करना क्या है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है तो दोनों करने हैं। पहले में क्या कर रहा है कि विद्यालय में प्रस्तावित पुस्तक मेला लगाया जा रहा है और एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। विज्ञापन मतलब आपको एक पोस्टर टाइप का बनाना है और उस पर लिखोगे दोस्तों कि हमारे यहाँ मेला लग रहा है, तो आप आइए पार्टिसिपेट कीजिए। अगर ये स्कूल में है और स्कूल में ही है तो लिख दोगे उसके ऊपर। या फिर जल संरक्षण को बचाते हुए एक तरीके से आकर्षण विज्ञापन लिखना है, जल को बचाते हुए। तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, जल ही जीवन है, एक नल बना दो दोस्तों इस तरीके से और पानी निकलता रहेगा वहाँ से, और टोटी थोड़ा सा बना दो, बस जल ही जीवन है कह दो, हो गया डायग्राम आपका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अपने 2 कमरों के खाली फ्लैट को किराए पर देने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। मतलब दूसरे में भी क्या करना है, आपको एक तरीके से विज्ञापन देना है। ठीक है। कितने नंबर का है दोस्तों, 2.5 नंबर का है किराए के लिए। तो किराए के लिए क्या बोलोगे कि रूम खाली हैं, बताओगे भाई ये मेट्रो से इतना दूर है, 10 मीटर दूर है, हमारे 100 मीटर के अंदर स्कूल है सरकारी, यहाँ पे मीठा पानी आता है, खारा पानी की भी सुविधा है, एक तरीके से जो भी आपको आता है सब लिख दो यहाँ पे। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की गाइस। तो 7वें क्वेश्चन में कह रहा है, राज्य स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में 2य स्थान प्राप्त करने के लिए अपने मित्र को बधाई देते हुए 440 शब्दों में एक संदेश लिखिए। मतलब आपको क्या करना है, अपने दोस्त को जो एक तरीके से राज्य स्टेट मतलब स्टेट लेवल का जो एक तरीके से स्पोर्ट्स हुआ था दोस्तों, उसके बारे में आपको बताना है कि किस तरीके से अपने 2nd पोजीशन होल्ड की है, और उस 2nd पोजीशन को लेते हुए एक तरीके से आपको क्या लिखना है, एक मैसेज करना है, संदेश लिखना है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। और इसके पास एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अपने चाचा जी की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं देते हुए 40 शब्दों में एक संदेश लिखिए। आपके चाचा जी की शादी हो रखी है पहले ही, आपने उन्हें क्या कर दिया, एक तरीके से शुभकामना देते हैं, तो कैसे दे सकते हो समझ जाओ। ठीक है बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो तो ये ओवर हो चुका है। तो किस तरीके से दोस्तों आपका पेपर था, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना दोस्तों, और अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम्स में आपको बहुत बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।